नमस्कार मित्रों, मैं शेखर मिश्रा कानपुर से एक बार फिर आज आपके साथ में भारतवर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका जिसका मित्र हो तो आप ये मान के चलिए उसको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। ये हमने अफगानिस्तान में देखा, हमने इराक में देखा और बहुत सी कंट्रीज़ में देखा। आज हम वही यूक्रेन में देख रहे हैं। फाइनली पुतिन जी ने यूक्रेन को इन्वेड करना शुरू कर दिया है। जब एक लास्ट स्पीच में पुतिन साहब की देख रहा था, उस स्पीच में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, बिट्रेयल ऑफ सेंचुरी, बिट्रेयल ऑफ सेंचुरीज। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ विवरण विश्लेषण इसी शब्द के बारे में। सोवियत संघ 1917 में जब सोवियत संघ में कब्जा हुआ वामपंथियों का, लेफ्टिस्टों का और कम्युनिस्टों का, तो वो पहला बिट्रेयल सोवियत संघ के साथ हुआ। उन्होंने सोवियत संघ की रशियन संस्कृति, रशियन राष्ट्रवाद को पूरी तरह से 70 सालों में दीमक की तरह चाट चाट के उसको तहस नहस कर दिया। और जब जरूरत पड़ी सोवियत संघ की पुनरुद्धार करने की, तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए। ये पहला बिट्रेयल था सोवियत संघ का। दूसरा बिट्रेयल हुआ जब बोरिस येल्सिन जैसे नेता, जिनको उस समय सोवियत संघ की पुनर्स्थापना, उसकी संस्कृति की पुनर्स्थापना और पुनरुद्धार करने की ज़रूरत थी, तो बोरिस येल्सिन जैसे नेता सोवियत संघ को छोड़ के भागे। ये दूसरा बिट्रेयल था सोवियत संघ का। अब हम तीसरे बिट्रेयल की बात करते हैं। तीसरा बिट्रेयल जो सोवियत संघ के साथ हुआ, जो वेस्टर्न कल्चरल सुप्रीमेसी ने सोवियत संघ को 15 गणराज्यों में उसके 15 टुकड़े कर दिए। और उस समय के वेस्टर्न बुद्धिजीवी, अमेरिकन बुद्धिजीवी, उन्होंने ये समझ लिया, इट्स द एंड ऑफ द हिस्ट्री, इट्स द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, इट्स द एंड ऑफ द सोवियत संघ। और आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सुप्रीमेसी पूरे विश्व के अंदर स्थापित हो गई है। आज वेस्टर्न कल्चरल हेजेमोनी, वेस्टर्न इकोनॉमिकल हेजेमोनी पूरे विश्व के अंदर स्थापित हो गई है। और कोल्ड वॉर की समाप्ति, सोवियत संघ का अंत। लेकिन उनको उस समय ये नहीं मालूम था, जो वामपंथी और लेफ्टिस्ट सोवियत संघ छोड़ के भागे, वो धीरे 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 वेस्टर्न कल्चर के अंदर उन्होंने दीमक की तरह अपने धीरे धीरे जगह बनाई, चाहे अमेरिका हो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो। इन लेफ्टिस्टों ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर, उनके राष्ट्रवाद को राइट्स के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे चाटना धीरे धीरे शुरू किया। वो आज आपके सामने है। अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिका के CNN, अमेरिका की कई कॉरपोरेट बड़ी कंपनी, सोबर्स जैसे लोग जो बहुत बड़े फंडर हैं वामपंथियों के और कम्युनिस्टों के, वो अमेरिका में पैदा हुए। वेस्टर्न कंट्रीज, लंदन के अंदर आप देखें, पूरी तरह से इस्लामाइजेशन पिछले 70 सालों से हो रहा है। लंदन के अंदर एक आंकड़ों के हिसाब से 80,000 मस्जिदें हो गई हैं आज की तारीख में। ब्रसल्स के अंदर हालत खराब है, 40% टोपी वाले हो गए हैं, वो सरिया की बात कर रहे हैं। तो जो ये लेफ्टिस्ट, ये वामपंथी, ये कम्युनिस्ट जो रशा छोड़ के गए, सोवियत संघ छोड़ के गए, वो धीरे 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 अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को दीमक की तरह चाट गए। और यही कारण है आज पूरा वेस्ट और अमेरिका घुटनों पे है। तो हमें मित्रों ये सब चीजें बहुत गौर से देखना चाहिए, इन सब 3 बिट्रेयल जो है। और जबकि पुतिन साहब, चाहे वो ट्रंप का कार्यकाल हो, चाहे वो ट्रंप से पहले कौन प्रेसिडेंट थे मुझे नाम, बराक ओबामा, पुतिन साहब एक सम्मानजनक स्थिति में अमेरिका के साथ में समझौता करने के लिए तैयार थे कि एक सम्मानजनक स्थिति देके हम आपके साथ काम करने के तैयार हैं। लेकिन इस वेस्टर्न सुप्रीमेसी का जो कीड़ा है इनके अंदर, कि वेस्टर्न कल्चर महान है, वेस्टर्न हेजेमनी महान है,
इनकी आदत है, ये जब तक किसी अन्य देश को जो वेस्ट से नहीं आता, जब तक वो नाक ना रगड़े तब तक उसके साथ संधि नहीं करते। तो पुतिन साहब ने बहुत प्रयास किए, शायद ट्रम्प जी के साथ में एक एग्रीमेंट भी होने वाला था, लेकिन ट्रम्प का जो राष्ट्रवाद था वो लेफ्टिस्ट वामपंथियों ने अमेरिका के अंदर ट्रम्प जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति को उखाड़ के फेंक दिया। आप समझो, ये जैसे 70 साल में इन वामपंथियों ने, लेफ्टिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने सोवियत संघ को तबाह किया, वैसे आज ये वेस्टर्न कंट्रीज को हो चाहे अमेरिका हो, उसको तबाह करने के लगे हुए हैं। ट्रम्प जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति को इन्होंने हटा दिया। ये ताकत है इनकी अमेरिका के अंदर और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। तो रूस अगर अपने अखंड स्वरूप को पाना चाहता है, अपने राष्ट्रवाद और अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहता है, अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें, हम भारतवासी, हम और आप, हम सभी भी यही चाहते हैं। हम भी राष्ट्रवाद के दम पे अपने भारतवर्ष के अखंड स्वरूप को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। अगर इस दृष्टि से देखें तो रशिया ने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि यूक्रेन और अफगानिस्तान और कई कंट्रीज जो अमेरिका के हाथों के खिलौने हैं, इनको लगता है जब मदद की जरूरत होगी तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा, बट ऐसा होता नहीं है। ये केवल भाषणबाजी और केवल सैंक्शन के नाम पे, सैंक्शन का चूरन चटा के अपने सहभागियों को छोड़ देने की आदत है। अब इसके बाद चाइना इस चीज को देख रहा है, इसके बाद दूसरा जो इन्वेजन होगा, ये मान के चलिए, अब ये वेस्टर्न और अमेरिकन नेटो सब घुटनों पे हम सभी देख रहे हैं। अब चाइना को इससे बल मिलेगा कि वो बहुत जल्दी ताइवान पे अपना इन्वेजन करे, और ये मान के चलिए अगला इन्वेजन ताइवान पे होने वाला है। अब हमें भारतीयों को और भारत सरकार को इस विषय के अंदर क्या करना चाहिए? भारत सरकार का अभी तक रोल बहुत बढ़िया है, बहुत परफेक्ट है। हमारे अलाइनमेंट सभी के साथ में है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो। रशिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, S-400 की हमारी डील हुई है और अभी रिन्यूअल हुआ है अगले 10 सालों तक डिफेंस पैक्ट का। आज वैसे भी कल की बात है, रशियन एम्बेसडर जो भारत में है, उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया है कि इसका प्रभाव भारत के साथ जो भी डिफेंस डील्स हैं उसमें नहीं पड़ेगा। तो भारत को रशिया का साथ तो छोड़ना नहीं चाहिए, भारत को अमेरिका का भी साथ छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी भारत के राष्ट्र के हित में है, उस राष्ट्र के हित को देख के हम भारत को, हम सभी लोगों को, भारत सरकार को सभी के साथ अलाइन होके काम करने की जरूरत है। और जो भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पिछले कई वर्षों से, जब से मोदी सरकार आई है, कि अगर हमें 2.5 फ्रंट भी खोलने पड़े तो उसकी जो तैयारी हमारी चल रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो बॉर्डर एरियाज के अंदर, चाहे वो थिएटर कमांड के अंदर जो भारत सरकार काम कर रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ द आर्मी और डिफेंस सेक्टर, उसकी बात चल रही है, और डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, मेक इन इंडिया हो रहा है। इस पे भारत को इसी पथ पे आगे बढ़ने की जरूरत है। और इससे हम सभी भारतीयों को एक चीज जरूर सीखने की जरूरत है, जो आज यूक्रेन में हो रहा है, कि जो राष्ट्र होता है वो जीडीपी या पर कैपिटा इनकम से राष्ट्र मजबूत नहीं होता। हमने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिकन घुटनों पे है, अफगानिस्तान में भी घुटनों पे थे, उनकी जीडीपी, और उन्होंने बहुत काम किया है। इतना अनाप शनाप, इतना सब खोने के बाद में उन्होंने अपनी पूरी जनरेशन को अपाहिज बना दिया है, वो किसी काबिल रहे ही नहीं आज की तारीख में। तो कोई भी राष्ट्र जीडीपी से, पर कैपिटा इनकम से मजबूत नहीं होता। जब तक राष्ट्र हृदय में नहीं होगा तब तक कोई भी राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। ये मान के चलिए मित्रों, राष्ट्र मस्तिष्क में नहीं, राष्ट्र जहां पर राष्ट्र हृदय में होता है लोगों के, वो राष्ट्र मजबूत होता है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को बड़ी संख्या में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।